हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्य दृष्टि आईएएस क्लासेस। दिव्य दृष्टि आईएएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं यतीश लेकर आ गया हूं आपका फेवरेट शो द करंट अफेयर शो। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशन, फिर आज का बेहतरीन सेशन स्टार्ट करेंगे। चलिए आज का मोटिवेशन देखिए। इफ़ यू नेवर नो फेलियर यू विल नेवर नो सक्सेस। जब तक आप हारते नहीं हैं, जब तक आप जीतते नहीं हैं, ठीक है। कहीं आप एक हारेंगे तभी आपको जीत की जो खुशी मिलेगी तभी मिलेगी जब आपने एक बार हारा हुआ है। जो लोग हमेशा जीतते रहे जिंदगी में, उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया? उनका कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं। उन्होंने जो चाहा उनको हल्के हल मिल गया। जो लोग फेलियर होकर जो चीज़ सक्सेस पाते हैं उसका तो मजा ही कुछ और होता है, ठीक है। तो बने रहिए। और पहला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमिल थाई वजाथू हैज़ बीन डिक्लेयर एज द स्टेट सॉन्ग ऑफ विच स्टेट। ठीक है, हाल ही में जो तमिल थाई वजाथू है वो हाल ही में किस राज्य का राष्ट्रीय राज्य सॉन्ग बना दिया गया, राज्य गीत बना दिया। हिंदी में देखिए, फिर अपन इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तमिल थाई वाजथू किस राज्य का राज्य गीत घोषित किया गया है? केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटका? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए। तमिलनाडु का इसको हाल ही में राज्य गीत घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तो अभी तक आप जानते होंगे कि तमिलनाडु का कोई भी राज्य गीत नहीं था। हाल ही में जो तमिल थाई वाजथू है इसको डिक्लेयर कर दिया तमिलनाडु का राज्य गीत, ठीक है। तो ये देखिए 55 सेकंड का ये सॉन्ग है, ठीक है। जैसे आप जानते होंगे कि भारत का राष्ट्रीय गान है, उसी तरीके से अब ये तमिल थालू वाजथू को तमिलनाडु का राजकीय सॉन्ग घोषित कर दिया। 55 सेकंड का ये सॉन्ग है। 55 सेकंड में इसको सॉन्ग सिंग कर लिया जाता है। ये देखिए तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर स्टैलिन डिक्लेयर्स तमिल थाई वाजथू एज अ स्टेट सॉन्ग, ठीक है। इसको स्टेट सॉन्ग कर दिया गया है तमिलनाडु का, ठीक है। आप जानते होंगे कि 28 राज्यों में से भारत का एक राज्य तमिलनाडु है, ठीक है। आर.एन. रवि यहाँ के अभी गवर्नर है तमिलनाडु के, और एम.के. स्टैलिन यहाँ के सीएम है, ठीक है। इन्हीं के द्वारा इसको किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर राज्य सॉन्ग इसको घोषित करने से क्या होगा, ठीक है। अब जब भी ये गाया जाएगा तो वहाँ पे जो भी संसद होगी या कोई भी राज्य में कोई भी कार्यक्रम होगा तो वहाँ पे सब लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। 55 सेकंड का ये सॉन्ग है। पहले भी गाया जाता था ये, मगर अभी तक इसको राजकीय दर्जा नहीं था, अब इसको राजकीय दर्जा दे दिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु सक्सेसफुली टेस्ट फायर अ न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-P, ठीक है। अग्नि-P नाम से अब हाल ही में भारत के द्वारा एक मिसाइल लॉन्च की है। तो भारत के किस संगठन ने या किस संस्थान ने इसको लॉन्च किया, आपको ये बताना है। हिंदी में देखिए, फिर अपन इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। हिंदी में देखिए इसको। नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-P का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? आपका ऑप्शन ए है इसरो ने, बी है CSIR ने, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, डी है DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हेल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। तो हाल ही में आप जानते होंगे भारत का जो सब रक्षा उपकरण जो भी बनाता है DRDO के द्वारा बनाया जाता है, जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। उसके द्वारा हाल ही में एक नई पीढ़ी की उन्नत न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, जिसका नाम है अग्नि-P। आप जानते होंगे जो अपने मिसाइल मैन फॉर्मल प्रेसिडेंट और जो DRDO के चीफ रह चुके हैं अपने APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने सपना देखा था कि भारत जो मिसाइल है इसमें बहुत बड़े आयामों को हासिल करे। तो उसी के उपलक्ष्य में उन्होंने अग्नि सीरीज की मिसाइलें बनना शुरू हुई थी। तो उसी में एक नई पीढ़ी की जोड़ी गई है जिसका नाम है अग्नि-P, ठीक है। तो ये देखिए, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर अग्नि-P मिसाइल हियर व्हाट वी नो, ठीक है। इसकी जो रेंज है आप जानते हैं, इसकी रेंज जो है 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक है, ठीक है। 1000 से 2000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, ठीक है। सुपरसोनिक मिसाइल है ये, ठीक है। अब इसमें देखा होगा आपने, देखा होगा बैलिस्टिक, ये कौन सी है? बैलिस्टिक मिसाइल है। अब आप जानते होंगे बेसिकली मिसाइल जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक आपकी होती है बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरी होती है आपकी क्रूज मिसाइल, ठीक है। क्रूज मिसाइल, जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है। मतलब क्या, पहले ये ऊपर जाती है, फिर अंडर द ग्रेविटी आकर्षण बल के द्वारा ये नीचे आती है, ठीक है। और जो क्रूज मिसाइल होती है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल पाथ को फॉलो करती है, ठीक है। जैसा पाथ होगा उसको वैसा फॉलो करते हैं, हॉरिजॉन्टल ये जाती है, ठीक है। तो ये दो टाइप की मिसाइल्स होती हैं, एक आपकी क्रूज मिसाइल होती है और दूसरी आपकी बैलिस्टिक मिसाइल होती है, ठीक है। तो थोड़ा DRDO के बारे में अपन जान लेते हैं, जो कि DRDO जिसने इसको टेस्ट फायर किया है, ठीक है। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 1958 में इसको बनाया गया था, 1958 में इसको बनाया गया था, ठीक है। 30,000 से ज़्यादा लोग इसमें अभी प्रेजेंटली काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया इसकी जुडिक्शन है, और भारत में जितने भी जो रक्षा उपकरण होते हैं उसको ज़्यादातर अधिकतर कौन बनाता है? आपका DRDO उसको बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
और जी सतीश रेड्डी अभी इसके चेयरमैन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम विच कंट्री जोमडू सूप हैज बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट, ठीक है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि भारत में से जो दुर्गा पूजा है, जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती है, उसको हाल ही में क्या कर दिया था, इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। तो अभी एक और शामिल कर दिया गया जो कि है जोमो सूप। तो ये किस देश का है जिसको इंटेंजिबल या जिसको यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया? आपका ऑप्शन है हती, बी जापान, सी मंगोलिया या डी जॉर्जिया, ठीक है। तो एक आप जानते होंगे एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है जिसका नाम है हाथी। हाँ, हैती कंट्री है, उसी के एक जोमू सूप है, उसको क्या कर दिया, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल कर दिया, जो कि कौन सी है, आपकी इंटेंजिबल विश्व धरोहर है, ठीक है। तो ये देखिए, यूनेस्को पुट्स हैथियन सूप ऑन द कल्चरल हेरिटेज लिस्ट, ठीक है। कल्चरल हेरिटेज लिस्ट अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो यूनेस्को के द्वारा जो भी विश्व धरोहर घोषित की जाती हैं वो आपके लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट रहती है। और हाल ही में इंडिया की जो कोलकाता की दुर्गा पूजा है उसको भी विश्व धरोहर में इंक्लूड किया गया, जब कि मैंने आपको लास्ट वीक जो करंट अफेयर की वीडियो थी उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। साथ में ये देखिए, ये आपको दिख रही होगी हाथी, ठीक है। ये कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पे आपका साउथ अमेरिका, बीच में जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है उसी में एक छोटी सी कंट्री पड़ती है जिसका नाम है हैती, ठीक है। हैती की कैपिटल आप जानते होंगे पोर्ट यू प्रिंस, ठीक है। पोर्ट यू प्रिंस इसकी वो है कैपिटल, और इसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में यूनेस्को के द्वारा इंक्लूड किया गया, ठीक है। जो लिस्ट होती है वो दो टाइप की होती है, एक आपकी होती है इंटेंजिबल, दूसरी टेंजिबल, ठीक है। इंटेंजिबल वो होती है जिसको आप टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं, जैसे कि आपकी दुर्गा पूजा, और आपका ये हैथियन सूप को भी इंक्लूड कर लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, फिर इसको अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। हाउ मैनी करोड़ सेमी स्कीम हैज बीन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ओवरकम द शॉर्टेज ऑफ सेमी कंडक्टर चिप्स इन इंडिया, ठीक है। आप जानते होंगे कि आजकल जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं, ठीक है, वो मोबाइल फोन्स हो या फिर आपके जो स्मार्ट वॉचेज हो, कुछ भी हो, उसमें सेमी कंडक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सेमी कंडक्टर की शॉर्टेज को देखते हुए भारत सरकार ने हाल ही में स्कीम लॉन्च करी है, सेमी कंडक्टर का उत्पादन भारत में हो सके। तो उसके लिए कितना फंड अलॉट किया है, हिंदी में देखिए, भारत में सेमीकंडक्टर चिप की कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने कितनी करोड़ की योजना को मंजूरी दी है? 2000 करोड़, 240 करोड़, 7000 करोड़ या 5600 करोड़, ठीक है। तो 7600 करोड़ की हाल ही में स्कीम को लॉन्च किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। आप जानते होंगे भारत जो है सेमीकंडक्टर, जिसे अर्धचालक बोलते हैं सेमीकंडक्टर हिंदी में, इतना ज़्यादा यहाँ पे उत्पादन नहीं होता है। अधिकतर अपन को क्या करना पड़ता है, या तो जापान और चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है। मगर आप जानते होंगे जैसे ही कोविड आया, कोविड की वजह से जब लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन आए तो इंपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, ठीक है। और चाइना ने भी इसकी कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी। इसलिए आप देख रहे होंगे कि जितनी भी आपकी कार्स हैं या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी टाइम का वेटिंग आ रहा है। वेटिंग इसलिए नहीं आ रहा कि कार की मैन्युफैक्चरिंग नहीं आ रही, वेटिंग इसलिए आ रहा है क्योंकि जो सेमीकंडक्टर है ये कंट्री में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो कंट्री में अवेलेबल नहीं है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, भारत सरकार ने बोला कि अब भारत में इसका क्या करा जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। तो उसी के लिए भारत सरकार ने अभी 76,000 करोड़ का अलॉटमेंट किया है, और सेमीकंडक्टर से बोला गया जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो सेमीकंडक्टर में डील करती हैं कि वो भारत में आए और अपना प्लांट लगाओ और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करें। इसकी वजह से क्या होगा, उनको ट्रेड में क्या दिया जाएगी, रियायत दी जाएगी, टैक्स वगैरह उनसे बहुत कम लिया जाएगा। ये देखिए, गवर्नमेंट अप्रूव 70,000 करोड़ प्लान फॉर सेमीकंडक्टर डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। आपने देखा होगा जो सेमीकंडक्टर ये आपको पूरा दिखता है, हर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आजकल सेमीकंडक्टर, उसकी बिल्कुल मदरबोर्ड जिससे बना होता है वो सेमीकंडक्टर का ही होता है, ठीक है। तो 76,000 करोड़ की स्कीम को अप्रूवल मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री प्रेसिडेंट अफ्रीम्स टू अटेंड द 2022 विंटर ओलंपिक इन बीजिंग, ठीक है। आप जानते होंगे अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक्स हुए हैं जो समर ओलंपिक्स थे। अब 2022 में जो विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं, तो किस कंट्री ने बोला है कि हम विंटर ओलंपिक्स में पार्ट लेंगे, ठीक है। काफ़ी बड़ा मुद्दा चल रहा है, विवाद चल रहा है, तो अपन देखेंगे। हिंदी में देखिए, फिर अपन डिस्कस करते हैं। किस देश के राष्ट्रपति ने बीजिंग में 2022 के शीतकालीन ओलंपिक में भाग लेने की पुष्टि की है? आपका ऑप्शन ए है रशिया, बी है इंडिया, सी है रशिया या डी है फ्रांस, ठीक है। तो हाल ही में रशिया, आप जानते होंगे चाइना और रशिया की काफ़ी अच्छी क्लोज फ्रेंडशिप है, दोनों कम्युनिस्ट कंट्री हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि हम क्या चाइना में जो ओलंपिक होने वाले हैं, विंटर ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक होने वाले, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। यूएसए, फ्रांस, जर्मनी और जापान, जितनी बड़ी कंट्री, उन्होंने बॉयकॉट कर दिया है कि हम जो विंटर ओलंपिक होने वाले हैं चाइना में उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो होता है जो ह्यूमन राइट्स हैं, ठीक है, जो मानव के प्रति जो व्यवहार है काफ़ी अच्छा नहीं है। और हाल ही में एक एथलेटिक्स हैं खिलाड़ी है, उनके ऊपर वहाँ पे हरासमेंट के केस लगे थे चाइना में, उनके ऊपर, जिसके ऊपर ये केस लगे थे वो चाइना के एक बहुत बड़े लीडर हैं, तो उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो इसको देखते हुए यूएस ने सब कंट्रियों से बोला था कि जो 2022 में चाइना में ओलंपिक्स होने वाले हैं उसको क्या करना है, बॉयकॉट करना है। मगर रशिया ने अपनी फ्रेंडशिप चाइना की तरफ शो करते हुए क्या कर दिया, हम तो पार्टिसिपेट करेंगे, जिसको नहीं आना वो ना आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। तो ये देखिए,
ये देखिए, रशिया प्रेसिडेंट पुतिन टू अटेंड बीजिंग विंटर ओलंपिक्स एमिड यूएस डिप्लोमेटिक बॉयकॉट। ठीक है, यूएस ने बॉयकॉट कर रखा है कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यूके कनाडा ज्वाइंट डिप्लोमेटिक बॉयकॉट। ठीक है, यूके कनाडा और जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने बोला कि हम तो बॉयकॉट करेंगे, हम नहीं जाएंगे। मगर रशिया जो इसका चाइना का क्लोज फ्रेंड है, इसने बोला है कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे, हम तो अपना अटेंड करेंगे। ठीक है, साथ में आप जानते होंगे बीजिंग में एक खिलाड़ी थे जिनका नाम था पेंग सुई। ठीक है, पेंग सुई और चाइना की एक बहुत बड़ी एथलेटिक थी जिनने आरोप लगाए थे, वहाँ के एक लीडर है जिनका नाम है जिंगजियांग। ठीक है, जिंगजियांग पे एक आरोप लगाए थे कि इन्होंने मेरे साथ क्या हरासमेंट किया हुआ, जो फिजिकल हरासमेंट किया है। तो फिजिकल हरासमेंट के आरोप लगने के बाद इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसी के देखते हुए कि एथलेटिक्स वहाँ पे सेफ नहीं है, जो भी खिलाड़ी है वहाँ पे सेफ नहीं है, इसलिए बॉयकॉट किया गया सारी वेस्टर्न कंट्रियों के साथ। मगर रशिया ने बोला कि हम पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा मुद्दा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर अपन डिस्कस करते हैं उसको डिटेल में। विच कंट्री बैन इट सिटीजन फ्रॉम लाफिंग। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि सिटीजनों पे वैसे तो बहुत सी कंट्री हैं जिन पे बहुत सारे रोक टोक लगे रहते हैं, मगर ऐसा देश हुआ है जिसने अपने देश में लोगों को हंसने पे रोक लगा दी। अब ये पूरा मुद्दा है क्या, अपन देखेंगे। हिंदी में देखिए, फिर अपन डिस्कस करते हैं। हिंदी में देखिए, किस देश ने अपने नागरिकों के हंसने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, ऑप्शन है अफगानिस्तान, बी है नॉर्थ कोरिया, सी है नाइजीरिया या डी है यमन। ठीक है, सारी क्राइसिस वाली कंट्री हैं। तो इसमें किस देश ने बोला है कि हमारे यहाँ देश में जो नागरिक है उनको अभी हंसने की कोई भी अनुमति नहीं है। ठीक है, तो हाल ही में नॉर्थ कोरिया के द्वारा बोला गया, आप जानते होंगे नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह किम जोंग उन, उन्होंने बोल दिया है कि 11 दिन तक हमारा कोई भी नागरिक हंसेगा नहीं। ठीक है, पूरा मुद्दा क्या है ये डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये देखिए, नॉर्थ कोरिया बैन सिटीजन फ्रॉम लाफिंग, ड्रिंकिंग एंड शॉपिंग फॉर 11 डेज। ठीक है, ना वो हंस सकते हैं, ना वो कुछ पी सकते हैं और ना ही वो शॉपिंग कर सकते हैं। 11 दिन के लिए यहाँ पे पूरी तरीके से बैन कर दिया इन चीज़ों पे। ठीक है, अब ये क्यों हुआ, क्योंकि आप जानते होंगे कि अभी नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं या जो वहाँ के तानाशाह हैं वो हैं किम जोंग उन। उससे पहले जो यहाँ के लीडर थे जिनका नाम था किम जोंग उन। ठीक है, उनके फादर थे जिनका नाम था किम जॉन इल। ठीक है, किम जॉन उल जो उनके फादर थे और इससे पहले नॉर्थ कोरिया के लीडर थे, तो उन्हीं की क्या वर्षगांठ है। ठीक है, मतलब उनकी डेथ एनिवर्सरी है। तो इसमें बताया जाता है कि नॉर्थ कोरिया में पूरी तरीके से शोक मनाया जाता है। शोक मनाया जाता है तो कोई भी ना वहाँ हंस सकता है, ना वहाँ ड्रिंक कर सकता है, ना शॉपिंग कर सकता है। ठीक है, तो उन्हीं की लीडर की 11 दिन तक वहाँ पे पूरी तरीके से बैन कर दिया और 10th एनिवर्सरी है इनकी डेथ की। ठीक है, तो इसलिए जो उनके फादर थे उनकी मतलब दुख के कारण, शोक के कारण ये चीज़ें बैन कर दी हैं नॉर्थ कोरिया ने। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री मेक क्वारंटाइन मैंडेटरी फॉर द ट्रेवल अराइविंग फ्रॉम 67 नेशन। ठीक है, अभी आप जानते होंगे जो थर्ड वेरिएंट आ रहा है इसका, जो ज़्यादा मेजर वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं कोरोना की वजह से। तो हाल ही में किस कंट्री ने बोला है कि हमारे यहाँ जो आएगा 67 नेशन से जो भी आएगा पूरी तरीके से 2 हफ्ते का क्वारंटाइन करेगा, 14 दिन का क्वारंटाइन करेगा। ठीक है, तो हिंदी में देखिए, कौन सा देश 76 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करता है। आपके ऑप्शन है नेपाल, फ्रांस, यूके या डी यूएसए। ठीक है, तो हाल ही में नेपाल ने बोला है कि 76 देश, खासकर जो अफ्रीकन और यूरोपियन कंट्री है वहाँ से आने वाले लोगों के लिए उन्होंने कंपलसरी कर दिया कि कोई भी नेपाल में आएगा तो पूरी तरीके से वो क्वारंटाइन रहेगा 14 दिन के लिए। ठीक है, उसका जो आप जान रहे होंगे कि जो अभी न्यू वेरिएंट आया है कोरोना का, जो ओमिक्रॉन है, इससे पहले आपने देखा होगा अल्फा आया था, फिर डेल्टा आया, फिर आपका ओमिक्रॉन है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या जिसका बताया जा रहा है कि जो स्प्रेडिंग कैपेसिटी है वो 5 टाइम्स मोर है जिससे डेल्टा वर्जन से। ठीक है, तो हो सकता है उसकी वजह से थर्ड वेव आए, तो पहले से ही रिस्ट्रिक्शन को पहले ही प्रिवेंशन लेने के लिए उन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, ये देखिए, ओमिक्रॉन, नेपाल में क्वारंटाइन मैंडेटरी फॉर ट्रेवलर्स अराइविंग फ्रॉम 67 कंट्री। ठीक है, 67 कंट्रीज, खासकर मेजरली जो कंट्री है वो यूरोपियन और अफ्रीकन कंट्रीज हैं। ठीक है, वहाँ से किया है, क्योंकि आप जानते होंगे जो ओमिक्रॉन है उसका फर्स्ट केस ही आपका कहाँ अफ्रीका में मिला था। ठीक है, तो ये देखिए, नेपाल के बारे में आप जानते होंगे, काठमांडू इसकी कैपिटल है और नेपाली रुपये यहाँ पे चलती है। प्रेसिडेंट अभी भंडारिया देवी भंडारी यहाँ के अभी प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर दुबे यहाँ के अभी प्रेसिडेंट है। ठीक है, आप जानते होंगे कि जो ओमिक्रॉन से पहली जो डेथ हुई है वो कहाँ पे हुई है, आपकी यूके में हुई है। ठीक है, यूके में आपकी ओमिक्रॉन से पहली डेथ हुई और ओमिक्रॉन पहली बार कहाँ मिला था, तो वो आपका अफ्रीका में मिला था। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली स्कारलेज अटेम्प्ट टुक प्लेस एट विच टेम्पल। ठीक है, हाल ही में आप जानते होंगे कि स्कारलेज या अपवित्रता की घटना की गई, तो हाल ही में किस टेम्पल में की गई और पूरा मुद्दा क्या अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, हिंदी में देखिए, हाल ही में किस मंदिर में हुई अपवित्रता की कोशिश की गई। आपका ऑप्शन है कैलाश टेम्पल में, बी है
महाकाल टेम्पल में, सोमनाथ टेम्पल में या गोल्डन टेम्पल में, ठीक है। तो हाल ही में आपने देखा होगा काफ़ी बड़ा मुद्दा रहा कि पंजाब के जो गोल्डन टेम्पल है जिसे हरमिंदर साहिब बोला जाता है, उसी में हाल ही में क्या किया गया, उसी में स्कारलेज या फिर अपवित्रता करने की कोशिश की गई, ठीक है। पूरा मुद्दा क्या है डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये देखिए मैन बीटन टू डेथ स्कारलेज अटेम्प्ट एट सिख गोल्डन टेम्पल इन इंडिया, ठीक है। गोल्डन टेम्पल आप जानते होंगे जो सिखों का बहुत सबसे ज़्यादा पवित्र स्थान है। वहीं पे क्या हुआ आप जानते होंगे कि जो सिख की जो मेन बुक होती है जिसे अपन गुरु ग्रंथ साहिब बोलते हैं, वो क्या हुआ प्रोटेक्ट रहती है चारों तरफ से रेलिंग में। मगर हाल ही में क्या हुआ, एक बंदे ने ये रेलिंग क्रॉस करके और वहाँ पे जाके जो तलवार रखी हुई थी, तलवार को उठाया, तो इससे क्या हुआ, वहाँ के जो सिख लोगों के सेंटिमेंट से वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए और इसको मार मार के उन्होंने क्या इसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि बल्कि इस बंदे के ऊपर धारा 307 लगे जिसको अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा की जाती है। क्योंकि जो सिख की जो धार्मिक ग्रंथ है जिसको अपन बोलते हैं गुरु ग्रंथ साहिब, इसको एज अ लिविंग एंटिटी मानता है कौन, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा माना गया कि ये लिविंग एंटिटी है, मतलब एक जीवित किताब है, जीवित इंसान है। इसके ऊपर आप जानते हो कि किसी भी जीवित इंसान के ऊपर आप कोई हमला करने की कोशिश करते हैं तो आपको अटेम्प्ट टू मर्डर के ऊपर आपको चार्ज कर दिया जाता है, ठीक है। तो जब उस बंदे ने यहाँ से क्या वो तलवार उठाई और कोशिश, अब भले ही उसने अभी कोशिश नहीं की थी मगर माना गया कि वो कोशिश कर सकता था, या तो वो इस किताब को वो हार्म पहुंचा सकता था या वहां पे बैठे हुए लोगों को हार्म पहुंचा सकता था। तो उनके द्वारा इसको मार दिया गया। तो यही क्या हुआ, स्कारलेज की कहाँ पे की गई है, ये आपका गोल्डन टेम्पल, ठीक है। तो ये देखिए ये उसकी डेथ बॉडी है जो कि मारी गई थी, ठीक है। दो इंसिडेंट एक साथ हुए, एक तो आपका जो गोल्डन टेम्पल में हुआ, दूसरा आपका पंजाब में कपूरथला में हुआ। वहां पे क्या हुआ, सिख लोगों का जो फ्लैग था उसको काफी ज्यादा हार्म पहुंचाया गया, तो सिख लोगों ने उस बंदे को भी क्या मार दिया था, ठीक है। तो ये पूरा मुद्दा रहा जिसकी वजह से आप जानते हो कि अभी पंजाब में इलेक्शन भी है, तो ये मुद्दा काफ़ी गर्म रहा, ठीक है। तो आप थोड़ा न्यूज़ में था इसलिए आप गोल्डन टेम्पल के बारे में जान लीजिए। गोल्डन टेम्पल आप जानते होंगे कि जो सिखों का सबसे पवित्र स्थान है वही गोल्डन टेम्पल है, जो कि आपका पंजाब में पड़ता है, ठीक है। गोल्डन टेम्पल, ठीक है। तो जो गुरु अर्जन के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर अपन इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। वैन इज गोवा लिबरेशन डे 2021 सेलिब्रेटेड, ठीक है। आप जानते होंगे कि जो गोवा है ये भारत का पहले हिस्सा नहीं था, बाद में इसको भारत का हिस्सा बनाया गया। तो किस दिन इसको भारत का हिस्सा बनाया गया, तो उसी दिन से उसको लिबरेशन डे या माना जाता है कि उस दिन उसको गोवा का आज़ाद हुआ था, ठीक है। हिंदी में देखिए फिर अपन डिस्कस करते हैं। गोवा मुक्ति दिवस 2021 कब मनाया गया, आपका ऑप्शन ए है 16 दिसंबर को मनाया गया, बी है 15 दिसंबर को, सी है 19 दिसंबर को, या डी है 20 दिसंबर को, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए सी 19 दिसंबर को, ठीक है। तो हर साल अपन 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे या गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं, ठीक है। क्योंकि आप जानते होंगे गोवा पे पुर्तगीज का राज था, तो उनसे लिबरेट करवा के, उनसे छुड़वा के भारत ने इसको अपने अंडर किया था, ठीक है। तो गोवा लिबरेशन डे पे ही क्या हुआ, जो अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो गोवा की विजिट पे थे, ठीक है। 300 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की घोषणा करी गोवा में कि जो नए नए डेवलपमेंट होंगे, 300 करोड़ रुपए का। ये देखिए द सेंटर टू हैड अनाउंसमेंट ऑफ ग्रांट ऑफ 300 करोड़ टू फॉर गोवा, ठीक है। गोवा का अनाउंसमेंट किया, ठीक है। पैनिजी इसकी कैपिटल है, आप जानते होंगे गोवा की प्रेजेंट में पानीजी कैपिटल है, और प्रमोद सावंत यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो ये गोवा के बारे में था, ठीक है। तो दिस इज फॉर द डे। होप आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और दिव्य दृष्टि IAS के ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।